हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों को एक बात बता दूँ सबसे पहले, क्लास शुरू करने से पहले, कि मेरा नाम अनुज भगत है और मैं एक टीचर हूँ प्रोफेशन से। यानी कि मैं यूपीएससी सीएससी की कोचिंग कराता हूँ इलाहाबाद में, अपूर्व आईएएस एकेडमी में। और मेरे इस चैनल को क्रिएट करने का मेन मोटो यही है ना, कि जो हिंदी माध्यम के ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं, अक्सर होता है कि उनके लिए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं अपने सब्जेक्ट से संबंधित। तो मैंने उनके लिए एक एक महत्वपूर्ण टर्म पे, टॉपिक्स पे एक छोटा सा ही पर एक काफ़ी इफेक्टिव वीडियो बनाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए पढ़ाई में मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो चैनल मेरे क्रिएट करने का उद्देश्य आप लोगों को पता होगा, इस पे प्योर यूपीएससी के कंटेंट मिलेंगे हिंदी माध्यम के, और काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? आज हम लोगों को पढ़ना है संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक और एकात्मक, ये दो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं। और ये दोनों प्रशासन की व्यवस्थाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? यदि हम बात करें तो ये दोनों प्रशासन की व्यवस्थाएं प्रतिनिधि लोकतंत्र में पाई जाती हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोलते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोलते हैं इस प्रतिनिधि लोकतंत्र को हम लोग। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को एक बात समझना होगा कि लोकतंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो होती है ना, वो डायरेक्ट नीति निर्माण का कार्य करती है, सारी शक्तियों का प्रयोग जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि एमपी, एमएलए, ये सब क्या करते हैं? शक्तियों का प्रयोग करते हैं विधायिका में बैठ करके। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। और इसी प्रतिनिधि लोकतंत्र की दो व्यवस्थाएं हैं, एक है एकात्मक और एक संघात्मक। तो आइए संघात्मक व्यवस्था को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये कह रहा है कि यह शासन की ऐसी पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्तियां एक केंद्रीय सरकार तथा राज्यों या क्षेत्रीय उपविभागों की सरकारों के बीच विभाजित होती है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है कि संघात्मक व्यवस्था शासन की ऐसी पद्धति है जिसमें जो शक्तियां होती हैं प्रशासन की, जो प्रशासन की शक्तियां होती हैं, वो केंद्रीय सरकार में, प्रशासन की जो शक्तियां होती हैं वो केंद्रीय सरकार और राज्यों के क्षेत्रीय उपविभागों के सरकारों के मध्य विभाजित होती है। जैसे भारत में भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची जो है, भारत के संविधान में जो सातवीं अनुसूची है, इसमें समस्त शक्तियों को, शासकीय शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय पे सारे के सारे कानून राज्य बनाता है, संघ सूची के विषय पे संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कानून, और समवर्ती सूची के विषय पे राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि समवर्ती सूची के एक ही विषय पे सेंटर और राज्य दोनों कानून बना देते हैं, तो यहाँ पे सेंटर का कानून मान्य होता है, न कि राज्य का कानून। तो यही कह रहे हैं कि अक्सर ये जो संघात्मक व्यवस्था है ना, बड़े देशों में पाई जाती है। जैसे कि ये देखिए, ये एक देश है और ये केंद्र है, ये केंद्र है, सेंटर है वहाँ पे, ठीक है? ये केंद्र है यानी कि सेंटर है, और ये छोटे छोटे क्या हैं? राज्य हैं उसके। तो यहाँ पे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, यहाँ पे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? संघात्मक व्यवस्था कहते हैं।
अब एक बात और आप लोगों को देखना होगा कि अब हम लोग उस संघात्मक व्यवस्था को तो देख लिए, अब इसके थोड़ा हम लोग विशेषताएं और लक्षण देखें। तो चलिए देखिए, ये संघात्मक व्यवस्था में अक्सर लिखित संविधान पाया जाता है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था के लिए लिखित संविधान का होना अनिवार्य है। क्यों होना अनिवार्य है? क्योंकि यदि लिखित संविधान नहीं होगा तो शक्तियों का विभाजन भी स्पष्ट रूप से नहीं होगा, और यदि लिखित संविधान नहीं होगा तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या फिर राज्य सरकार चाहे तो वो अनावश्यक तरीके से, अनियंत्रित तरीके से शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और उन पर अंकुश लगाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, कोई ऐसा ग्रंथ या फिर संविधान नहीं होता है जो उनकी शक्तियों पे अंकुश लगाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो लिखित संविधान का होना अति आवश्यक है। दूसरा विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान का लिखित होना भी आवश्यक है संघात्मक व्यवस्था के लिए, और संविधान का सर्वोच्च होना भी आवश्यक है। जैसा कि भारत में देखने को मिलता है कि यदि केंद्र या राज्य कोई भी कैसा भी कानून बना ले, लेकिन इनके कानूनों की, इनके नियमों की व्याख्या की जाती है न्यायपालिका द्वारा, और न्यायपालिका देखता है कि भैया ये संविधान के खिलाफ तो कोई कानून नहीं बना रहे हैं ना, और यदि संविधान के खिलाफ कानून है तो न्यायपालिका क्या करती है, उसे कानून को रद्द कर देती है। यानी कि यहाँ पे सर्वोच्च संविधान है, न कि विधायिका है। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा संघात्मक व्यवस्था में। तीसरी बात करें तो यहाँ पे दोहरे शासन की व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि एक राज्य स्तर पर तो एक संघ स्तर पर, यानी कि दो सरकारें होती हैं यहाँ पे संघीय व्यवस्था में। अब देखें तो चौथा नंबर पे शक्तियों का विभाजन इसमें मिलता है। सीधी सीधी बात है, जब दो स्तर की सरकारें होंगी तो कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होंगी तो कुछ शक्तियां संघ सरकार के पास होंगी। पांचवा विशेषता देखें तो इसमें है कि स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है संघीय व्यवस्था में। सोचिए, यदि न्यायपालिका किसी संघीय व्यवस्था में नहीं है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे यही होगा कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, किसी भी राज्य की सरकार को गिरा सकती है, किसी भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और राज्य सरकार भी चाहे तो केंद्र के शक्तियों के खिलाफ कार्य कर सकती है, केंद्र के अधिकार के खिलाफ कार्य कर सकती है। तो इसीलिए सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संघीय व्यवस्था में अति आवश्यक होता है कि ये न तो राज्य को संघ के मामलों में हस्तक्षेप करने दे और ना ही संघ को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने दे। अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। अब देखिए, ये भारत में देखने को नहीं मिलता है, खास करके संघीय व्यवस्था वाले जो प्रमुख देश होते हैं जिनमें वास्तविकता में पूर्ण रूप से संघीय फेडरलिज्म को अपनाया गया है, वहां पे दोहरी नागरिकता भी देखने को मिलती है, एक राज्य की नागरिकता तो एक संघ की नागरिकता। और ऐसा अमेरिका में देखने को मिलता है इस समय दोहरी नागरिकता। अगला द्विसदनीय विधायिका। तो भारत में विधायिका जो है वो द्विसदनीय ही है, यानी कि एक लोकसभा है तो एक राज्यसभा है। लोकसभा प्रतिनिधियों की सभा मानी जाती है, आम सदन माना जाता है, तो जो ये राज्यसभा है ये विशेष सदन माना जाता है और राज्यों का सदन माना जाता है, राज्यों का सभा माना जाता है। तो हर एक संघात्मक व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका का भी होना आवश्यक होता है। अगला है कठोर संविधान। अब इसको समझते हैं। देखिए, संविधान लचीला और कठोर दो प्रकार का होता है। संविधान लचीला और कठोर दो प्रकार का होता है। यदि किसी संविधान में संशोधन करना बेहद आसान हो तो उसे लचीला संविधान बोलते हैं, और किसी संविधान में संशोधन करना कठोर हो यानी कि जटिल हो तो उसे कठोर संविधान बोलते हैं। तो अक्सर संघीय व्यवस्था वाले देश में संविधान में कठोरता पाई जाती है, इसलिए क्योंकि आसानी से, यदि लचीलापन होगा तो कोई भी आसानी से इस संविधान में परिवर्तन कर सकता है। तो संघ सरकार आसानी से संविधान में परिवर्तन करके संघीय व्यवस्था के मूल तत्वों को, आदर्श को नकार न दे, उनका उल्लंघन न कर ले, इसीलिए संघात्मक व्यवस्था में कठोर संविधान देखने को मिलता है। जैसे कि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है, वहां पे संशोधन करना संविधान में बहुत ज्यादा कठिन है। नौवां विशेषता है कि राज्यों की प्रादेशिक अखंडता। देखिए, संघीय व्यवस्था में राज्य अखंड होते हैं, यानी कि उन्हें तोड़ नहीं सकते आप, जैसे कि भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। भारत में देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार जैसे चाहे वैसे क्या कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है,
राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। उसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला जाता है, यानी कि न तो राज्यों का विनाश हो सकता है न ही संघ का विनाश हो सकता है। लेकिन भारत को विनाशी राज्यों का विनाशी संघ बोला जाता है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, लास्ट विशेषता तो यह है दोहरी न्यायपालिका और दोहरा संविधान। अक्सर संघीय व्यवस्था में देखने को मिलता है कि राज्य के लिए अलग से न्यायपालिका होती है तो संघ के लिए अलग से न्यायपालिका होती है। ये राज्य वाली न्यायपालिका केवल राज्य के मामलों की देखरेख करती है, तो संघ की न्यायपालिका केवल संघीय मामलों की देखरेख करती है, ये देखने को मिलता है। लेकिन भारत में न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है, न कि दोहरी। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट भारत में देखने को मिलता है। यानी कि ये एकीकृत व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के ये सारे अधीन है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट इन सभी के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि संघ की न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाया जाता है। और अक्सर संघीय व्यवस्था में दोहरा संविधान भी देखने को मिलता है, एक राज्य का तो एक केंद्र का। आई थिंक आप लोगों ने बढ़िया से संघीय व्यवस्था को समझा, इसकी विशेषताओं को भी समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एकात्मक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एकात्मक व्यवस्था को देखिए आप लोग, तो यह शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी शासकीय शक्तियां केंद्र में समाहित होती है। ये आप लोगों को देखना होगा। इसमें क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है कि यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी शासकीय शक्तियां केंद्र में समाहित होती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या जो उप इकाइयां होती हैं वो केंद्र के अधीनस्थ होती हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एकात्मक व्यवस्था में अक्सर एक देश होता है और अक्सर ये व्यवस्था छोटे देशों में पाई जाती है। छोटे देशों में एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है और इसमें जो सारी की सारी शासकीय शक्तियां होती हैं ना वो केंद्र में समाहित होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। जैसे कि ब्रिटेन, उदाहरण में यदि हम लोग देखें तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। और यदि किसी देश में मान के चलो कि इकाइयां हो भी, मान के चलो राज्य हो भी किसी देश में, तो यदि वहां पे एकात्मक व्यवस्था पाई जा रही है तो ये जो राज्य होते हैं ना वो पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन होते हैं। यानी कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे, संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन हुआ रहता है केंद्र और राज्यों के मध्य, तो वहीं एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां केंद्र के अंदर एकीकृत होती हैं। अब एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं और लक्षण देखें तो पहली विशेषता है शक्तियों का केंद्रीकरण, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी विशेषता है संविधान का लचीलापन, यानी कि एकात्मक व्यवस्था में संविधान अक्सर लचीला होता है, यानी कि आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आसानी से, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत का तात्पर्य ये हुआ कि 50% प्लस यदि 50% प्लस यदि वोट पक्ष में पड़ गया तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। एक और विशेषता इसका यह है कि एकल संविधान अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि भारत इस मामले में संविधान के मामले में यदि दोहरा संविधान भारत में नहीं पाया जाता है कहें तो भारत में संविधान एक ही पाया जाता है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान है। तो इसीलिए भारत को हम लोग इस मामले में एकल व्यवस्था वाला देश कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो अगला बात है एकल नागरिकता, यानी कि नागरिकता भी अक्सर एकात्मक व्यवस्था में एक ही होती है, तो भारत में भी एकल नागरिकता ही देखने को मिलती है। जबकि अक्सर संघीय व्यवस्था वाले देशों में नागरिकता दो देखने को मिलती है, एक राज्य की नागरिकता तो एक केंद्र की नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता ही है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। देखिए अगला देखें तो एकल न्यायपालिका भी है, यानी कि एकात्मक व्यवस्था का लक्षण में एकल न्यायपालिका भी शामिल है, यानी कि न्यायपालिका का एक ही स्तर देखने को मिलता है। अब समझते हैं इसका क्या तात्पर्य हुआ। जैसे भारत में खास करके सुप्रीम कोर्ट पाया जाता है, हाई कोर्ट्स पाए जाते हैं राज्यों में और लोअर कोर्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न कोर्ट होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, अन्य कोर्ट्स होते हैं, तहसील पे होते हैं, लेकिन उन सभी को लोअर कोर्ट्स में हम लोग शामिल कर लेते हैं। लेकिन भारत में देखेंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट हर किसी के मामले में हस्तक्षेप करती रहती है, यानी कि एकल व्यवस्था है, ये सभी कोर्ट आपस में एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं और एक ही संविधान के मामले पे ये सभी क्या करते हैं, निर्णय देते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्यों का अलग संविधान होता है, केंद्र का अलग संविधान होता है। तो राज्यों के संविधान की व्याख्या करने के लिए वहाँ पे हाई कोर्ट होते हैं, तो संघ के संविधान की व्याख्या करने के लिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो हाई कोर्ट संघ के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये दोनों पृथक पृथक होते हैं एक दूसरे से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायपालिका की एकल व्यवस्था, एकीकृत व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। तो मान के चलो राज्यपाल है और वहाँ पे केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति कर रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यों पे अपना कंट्रोल बना करके रख रही है। तो ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भैया जो भारत में कैसा लक्षण, मतलब भारत का संविधान या फिर भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, एकात्मक है या संघात्मक है? ये क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना। कि हम लोगों ने एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था तो देख लिया, उनके लक्षण भी देख लिए, तो अब भारत में कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है, एकात्मक या संघात्मक? तो सीधा बोले तो भारत में न तो पूर्ण रूप से एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, न ही पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था देखने को मिलती है, अर्ध संघीय व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के भी कुछ लक्षण मिलते हैं, तो भारत में एकात्मक व्यवस्था के भी कुछ लक्षण मिलते हैं। यदि संवैधानिक रूप से देखें तो भारत को हम लोग संघीय व्यवस्था वाला देश कहेंगे, और व्यवहारिक रूप से देखें तो एकात्मक व्यवस्था वाला लक्षण कहेंगे, रूप देश कहेंगे। लेकिन जब इन दोनों को मिला लें तो अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश कहेंगे। और भारत में ये जो अर्धसंघीय व्यवस्था अपनाई गई है ना, ये कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। कनाडा से प्रभावित होकर के भारत में ये व्यवस्था, अर्धसंघीय व्यवस्था अपनाई गई है। अब देखते हैं हम लोग कि भारत में एकात्मक के व्यवस्था के कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और भारत में संघात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए, तो भारत में नागरिकता एकल देखने को मिलती है, इसीलिए ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। भारत में न्यायपालिका भी एकल है, एक ही न्यायपालिका का चरण है, तो ये भी बात हो गई। अगला, भारत में राज्यपालों की नियुक्ति संघ द्वारा किया जाता है, ये भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अगली बात है अखिल भारतीय सेवा, यानी कि भारत में जो यूपीएससी है ना, ये है तो संघ सरकार की, लेकिन इसके तहत जो अधिकारी चयनित होते हैं वो राज्यों में जाकर के कार्य करते हैं, वो राज्यों में जाकर के कार्य करते हैं। यानी कि एक ही संस्था से नियुक्त होने वाले अधिकारी राज्यों में भी कार्य करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कार्य करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अगला हम लोग देखें विशेषता भारत में एकात्मक व्यवस्था का, तो वो है एकीकृत चुनाव की व्यवस्था। यानी कि भारत में जो चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ये राज्यों में भी चुनाव कराता है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराता है, तो केंद्र में भी यानी कि संघ में भी लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव हमारा जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है यही कराता है। तो एकीकृत चुनाव की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। यदि हम लोग और बात करें तो संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति है, यानी कि संसद के पास आर्टिकल 3 के तहत हमारे संविधान में संसद को ये शक्ति दी गई है कि भैया आप राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं 3 और 4 के तहत। तो देखो, संघीय व्यवस्था में राज्य जो होते हैं ना, राज्यों के साथ साथ केंद्र भी, दोनों अखंड होते हैं। राज्य और केंद्र दोनों अखंड होते हैं संघीय व्यवस्था में। यानी कि न तो केंद्र राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, और न ही केंद्र के, संघ के। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की जो संघ सरकार है, यानी कि संघीय विधायिका है, वो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और ऐसा कई बार हुआ भी है, जैसे कि यूपी को तोड़ करके, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बना था एक देश, उत्तराखंड बना था एक देश, पंजाब को तोड़ के हिमाचल प्रदेश बना था, हरियाणा बना था। तो ये चीजें हैं। अगला सबसे लास्ट विशेषता एकात्मक व्यवस्था का जो भारत में देखने को मिलता है, वो है संशोधन की जो सारी शक्ति है वो केंद्रीय विधायिका के पास, यानी कि केंद्र की संसद में निहित है।
संविधान में संशोधन की शक्ति केवल केंद्रीय विधायिका के पास है। आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 368 स्पष्ट कहता है कि संघीय यानी कि भारत की संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। तो ये परिवर्तन की करने की शक्ति केवल केंद्रीय विधायिका को है, न कि राज्यों की विधायिका को। इसीलिए ये भी एक एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो पहला लक्षण देखने को मिलता है शक्तियों का विभाजन। अभी हमने बताया था आप लोगों को सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। दूसरा लिखित संविधान यानी कि भारत का संविधान जो है वो लिखित है। तीसरा विशेषता है सर्वोच्च न्यायपालिका यानी कि भारत की न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। कोई भी राज्य या फिर संघ कोई भी कानून बनाता है इन दोनों में से तो भारत का सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों की जांच करता है और यदि इनके संवैधानिकता पे वो कानून खरे नहीं उतरते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनके कानूनों को रद्द कर सकता है। तो ये भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका पाई जाती है और ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अगला दोहरी विधायिका पाई जाती है भारत में, यानी कि दोहरी विधायिका का मतलब क्या हुआ कि एक राज्य स्तर पे विधायिका पाई जाती है तो एक केंद्र स्तर पे विधायिका पाई जाती है। जो राज्य स्तर पे विधायिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्य स्तर पे जो विधायिका पाई जाती है उससे हम लोग बोलते हैं विधान मंडल। और विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। लेकिन वर्तमान में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो संघ में जो विधायिका पाई जाती है उसे हम लोग संसद बोलते हैं और संसद के भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना। अगला विशेषता है इसका, देखते हैं। तो अगली विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो व्यवस्थापिका है यानी कि जो विधायिका है संसद में, वो उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो विधानमंडल पाई जाती है इसको विधायिका कहते हैं राज्यों का और व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। इसमें भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद इस समय मात्र 6 ही राज्यों में है। अगला विशेषता है दोहरी शासन की प्रणाली। तो भारत में देखने को मिलता ही है, एक राज्य सरकार तो दूसरा केंद्र सरकार। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बढ़िया से सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था की आखिर ये होता क्या है। और यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, तो यदि आप लोगों ने कुछ सीखा है हमारे वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन वीडियो, लेक्चर वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे, जो आप लोगों की तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा मेरी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।